मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है आज दो के। पहला कैप्शन मैंने दिया है कि यह हिम्मत आप में नहीं है कि उनका गिरेबान पकड़ सको, वो ताकत आप में है ही नहीं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों के साथ, इन एम्प्लॉय के साथ आप सब कुछ देख रहे हो, उसके बाद भी ये बेइंसाफी क्यों, ये अन्याय क्यों? आपको इसका जवाब देना चाहिए। पहला मैंने कहा कि आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप इन लोगों के गिरेबान पकड़ सको, बड़े कमजोर हो इन लोगों के आगे आप। आज मैंने जो असेंबली में देखा, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि सियासत को मजहब, धर्म और रीजन से उठकर सियासत करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, मुद्दे करने चाहिए। इनको इनकी आड़ में नहीं करना चाहिए, इनको कोड नहीं करना चाहिए। आज विक्रम रंधावा साहब ने विधानसभा में कहा कि मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 600 से 700 कनाल तक जो जगह है वो इनक्रोच है। ये बात समझ आ गई हमें। अगर इनक्रोच है तो उस पर बात करनी चाहिए। आपने यह भी कहा कि ज्यादातर नंबर जो है वो कश्मीरियों का है। मैंने कहा सियासत हमेशा आपको रीजन से, मजहब से, धर्म से ऊपर उठकर करनी चाहिए। इन शब्दों के हेरफेर में आप यहां पर गलत हो गए। अब सवाल यह है, क्या किया जाए इस पर? जो लोग इस जमीन के अंदर रह रहे हैं उनको बेघर कर दिया जाए, किया क्या जाए? यहां तक हमें लगता है अगर जेडीए की लैंड इनक्रोचर के पास है, ये इनक्रोचर के पास गई कैसे? शुरू से शुरू करो। ये इनक्रोचर के पास गई कैसे? जब उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना बिजनेस बनाया, उस पर अपना घर बनाया, उस वक्त जेडीए के ऑफिशियल कहां थे? और जो ऑफिशियल उस वक्त थे उनके गिरेबान पकड़ो, उनको सलाखों के पीछे भेजो। क्योंकि अगर वो लोग इनक्रोच कर रहे थे, ये लोग चुप थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने पैसा खाया होगा। कुछ तो कुछ खाया इन्होंने, रिश्वत खाई, पैसा खाया, किसी का फोन आया। पहले उनके गिरेबान पकड़ो। अगर वो लोग अभी जॉब में है तो उनको कटघरे में खड़ा करो, उनकी नौकरियां खा जाओ। अगर कोई रिटायर हो गए हैं तब भी उन पर गाज गिराओ, पेंशनें बंद कर दो उनकी। तुम्हें जिंदगी भर पेंशन नहीं मिलेगी, तुमने ये घोटाला किया है। यहां पर कर सकते हो ऐसा? कर सकते हो? नहीं कर सकते तुम लोग। क्योंकि जब आप ऐसे गिरेबान ढूंढने जाओगे तो आपको सारे गिरेबान अपने पहचाने हुए चेहरे सामने आएंगे, अपने ही चेहरे सामने आ जाएंगे। तुम उस वक्त बेबस हो जाओगे। अब करना क्या है? गलती तो आप लोगों ने की है, गलती आप लोगों ने की है। अब करना क्या है? इसको सुधारना कैसे है? इसको सुधारना इस तरह से है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इनक्रोचर है, क्या इसने वहां पर 3, 4, 5 मरले में अपना घर बनाया है? इसके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, उसको मत छेड़ो। जिसने अपनी लिवलीहुड के लिए, रहने के लिए घर बनाया, उसको मत छेड़ो, उसको रेगुलराइज करो, उसको पक्का करो। वहां पर जेडीए की लैंड है, उसको जो आपके नॉर्म्स होते हैं उनको वहां पर परमानेंट करो। और जिसको आपको लगता है कि बड़े बड़े हब हैं, कनालों के कनाल वो हड़प गया है, वहां उसके बिजनेस चल रहे हैं, उन लोगों पर गाज गिराओ आप। लेकिन जिसने 4, 5, 6 मरले में अपना घर बनाया है, चेक करो इसके घर कहां कहां पे है। इसके पास दूसरा ऑप्शन है? अगर है तो आप ले लो उसको, अगर नहीं है तो उसको बेघर मत करो, उसको रेगुलराइज करो। और गिरेबान पकड़ो उन लोगों के जो इसमें कसूरवार है। इसको ऐसे आपको फेस मैनर में करना पड़ेगा। कर सकते हो? गिरेबान पकड़ सकते हो उनके? बड़े गिरेबान ऐसे आएंगे जो व्हाइट कॉलर होंगे, बड़े गिरेबान ऐसे आ जाएंगे जो चुनाव जीतने में आपकी मदद करते हैं। बड़े गिरेबान आपके हाथ में ऐसे आ जाओगे, फिर आप उसके कॉलर को पकड़कर हाथ झटक दोगे, उस मसले को भूल जाओगे। ये सच्चाई है।
ये सच है। एडवोकेट शेख शकील साहब, कौन है ये शख्स? कौन है ये शख्स जो इतना ब्लंटली बोलते हैं, इतना खुलकर बोलते हैं? कुछ तो सच्चाई होगी उसकी बातों में, कुछ तो सच्चाई होगी उसकी बातों में। लेकिन मैं शेख शकील साहब से एक बात और कहना चाहूंगा। आपके पास मैक्सिमम केस जो हैं बीजेपी के लीडर्स के हैं, जिनको आप पॉइंट आउट करते हो। मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज भी किए हैं। तो शेख शकील साहब ये समझते हैं कि ये सारा जो इनक्रोचर है ये बीजेपी के लोग ही हैं, या कोई एनसी का, पीडीपी का, कोई और पार्टी से भी आता है? साहब थोड़ा काम उस पर भी कीजिए, शायद आपको वहां से भी कोई केस मिल जाए। क्योंकि यहां तक मैं शेख शकील साहब को जानता हूं, बड़े अनबाइस्ड हैं। ये वो सब नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, ये धर्म को रखकर या फिर जम्मू कश्मीर नहीं करते हैं। आप कोशिश कीजिए साहब, शायद उसमें भी आप निकाल सकते हो, आप काबिल हो। मैं बड़े इंटरव्यूज आपसे कर चुका हूं, आप बहुत काबिल हो। लेकिन मैं इस बात को लेकर हैरान हो जाता हूं कि सारे केसेस आपके पास जम्मू रीजन के आते हैं, और निकालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके मत निकालो, निकालो, लेकिन थोड़ा और आप मेहनत करोगे तो शायद और लोग भी हों जो इनक्रोचर हों, उस पर भी आपको काम करना चाहिए। बाकी जो आज मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे पता है कि इसमें सच्चाई होगी, नहीं तो आपको कोर्ट के कटघरे में वो खड़ा कर देंगे। ये लोग, ये ताकतवर लोग हैं, आपको बख्शेंगे नहीं। तो कुछ तो सच्चाई आपके पास है। लेकिन शेख शकील साहब, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। शायद हो सकता है बाकी किसी पार्टी का जो भी लीडर साहिबान है या कोई और लोग हैं, किसी और रीजन से आते हैं, वो इनक्रोचर ना हो, उनके पास कोई ऐसी लैंड ना हो जो इलीगल हो। लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ी कोशिश कीजिए उस पर भी। बाकी जो आप कर रहे हैं, मुझे पता है आपके पास वैलिड प्रूफ है, तभी वो आप काम करते हैं। ये तो होगी एक बात। और दूसरी बात, जिस तरह से मैंने ये रिपोर्ट पेश किया है, मैं सभी सोशल मीडिया के मेरे जो कुलीग हैं, मैंने आज असेंबली में देखा विक्रम रंधावा का इंटरव्यू। आपको एतराज सिर्फ इस बात से था कि विक्रम रंधावा ने बोला 90% कश्मीरी, आपको उससे एतराज था। और मेरे ये सभी भाई कश्मीर से आते हैं जो रिपोर्टर हैं, आपकी रिपोर्टिंग में भी बाइसनेस दिखी मुझे। आपने इशू पकड़ा 90% कश्मीरी, आपने क्यों कहा? वैलिड था, आपने क्यों नाम लिया किसी रीजन का, ठीक था। लेकिन उसके साथ साथ जो वो इश्यू उठा रहे हैं, आपको उसको भी उसी जोश के साथ हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन मेरे कश्मीर के जो रिपोर्टर भाई हैं, उन्होंने किया नहीं, ये नहीं किया उन्होंने। तो आपकी उस रिपोर्टिंग में भी मुझे एक तरफा दिखा। यहां जम्मू और कश्मीर नेता लोग करते हैं, हम लोगों को ये नहीं करना है मेरे दोस्त। हम लोग, ठीक है, आपका एक पॉइंट वो आया कि आपने कश्मीरी वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं यहां इस मंच से कह रहा हूं गलत है। इनक्रोचर को, आतंकवादी को, टेररिस्ट को धर्म, जात पात, कलर क्रीड से ऊपर उठकर देखना चाहिए। आप इनक्रोचर को नहीं कह सकते, लेकिन आप उसी पर अटक गए। विक्रम रंधावा को उसी पर आप रोस्ट कर रहे थे। जो पॉइंट उन्होंने उठाया 600 से 700 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वैलिड तो है साहब, वैलिड तो है। इस पर देखना। बाकी जो मैंने कहा कि जिनके पास रहने के लिए घर है, कोई और ऑप्शन नहीं, उनको रेगुलराइज करो, उनको बेघर मत करो। और दूसरा जो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के इन एम्प्लॉय के साथ आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो साहब, क्यों कर रहे हो ये भेदभाव? मैं बात कर रहा हूं एमटीएस की। एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 2022 से पहले इनको क्लास 4th भी कहा जाता था। 2022 में इनको एक नया नाम दिया गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस। ये हर डिपार्टमेंट में लोग हैं जो हर तरह का काम करते हैं, सैनिटेशन को छोड़कर हर तरह का काम करते हैं हर डिपार्टमेंट में। इनके बिना ये डिपार्टमेंट हिल नहीं सकते, कामकाज नहीं कर सकते। इनकी तादाद जम्मू कश्मीर यूटी में 30 से 40 हजार है। और इनका जो पे स्केल है पूरे भारत में सबसे कम है। जितने भी स्टेट, जितने भी यूटी हैं, उन सबसे कम पे स्केल इनका है। इनकी बेसिक सैलरी 14,800 है।
जो इनके हाथ में आता है 25 से 26 हजार, 24, 25, 26 हजार। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे कम सैलरी इनकी है, जबकि काम सबका बराबर है। जो वहां पर एमटीएस के लोग हैं, उनकी सैलरी जो बेसिक है 18 से 19 हजार है, उनके हाथ में आता है 35 से 40 हजार। यह भेदभाव क्यों? इस पर एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब ने असेंबली में, विधानसभा में आवाज उठाई। इस पर आवाज उठाई शगुन परिहार ने। शगुन परिहार ने इस पर आवाज उठाई विधानसभा के अंदर कि यह अन्याय इन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। इन लोगों ने, इन एम्प्लॉय में जिनकी तादाद 30 से 40 हजार है, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन जो है गवर्नर साहब को भी दी थी। उन्होंने आगे फाइनेंस को इसको फॉरवर्ड किया था, लेकिन उस पिछले 10-11 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भाजपा के लोग आज विधानसभा में शोर उठाते हैं ना, आपके काल में आपने कुछ भी नहीं किया साहब, आपने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए ये गवर्नर के पास गई, उसके बाद फाइनेंस के पास गई और ठंडे बस्ते में चली गई। अब दोबारा जब सरकार बनी है तो इन लोगों को थोड़ी उम्मीद जागी है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, अभी जो जम्मू कश्मीर यूटी की मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार, ये उमर अब्दुल्ला जी के पास ही ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब सतीश शर्मा साहब को भी, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, इनको भी इन लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दी है और इनको उम्मीद है सतीश शर्मा से, इनको उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब से कि शायद इस मसले का अब इनका हल हो जाए। और सवाल यह है, विधानसभा में यह सवाल उठाना चाहिए, उठाए भी है शगुन परिहार ने और इफ्तिकार अहमद साहब ने। कोई कारण बता सकते हो कि पूरे भारत में काम बराबर है, रैंक बराबर है, जम्मू कश्मीर यूटी में यह सैलरी कम क्यों है? कोई कारण बता सकते हो? यह अन्याय है, यह भेदभाव है। बता सकते हो कोई कारण? नहीं बता सकते आप कोई कारण। इसको बोलते हैं इनजस्टिस। और इसको अब उमर अब्दुल्ला सरकार, सतीश जी अगर कोशिश करेंगे तो यह हल हो जाएगा इन लोगों का। 35 से 40 हजार लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है नहीं है इसका। अगर आपने इसको और लंबित किया, अगर आपने इसको और वेट में डाला, इंतजार करवाया, तो यह टोटली अन्याय होगा। और पूरी विधानसभा ये जानती है, पूरी गवर्नमेंट ये जानती है, सारे मिनिस्टर्स ये जानते हैं इस इश्यू को, एमटीएस के इस इश्यू को। मुझे लगता है कि आप इस पर काम करेंगे। और दूसरा, जो पहला इश्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंक्रोचर को लेकर, यहां रंधावा साहब कह रहे हैं 600 से 700 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। आप लोग इनको क्यों नहीं ठीक कर पाए अपने 10, 11, 12 साल के कार्यकाल में? सारी पावर्स आपके पास थी, क्यों नहीं कर पाए? बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिलते। अब इनको 600-700 कनाल को वापस लेने के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। जो गलतियां आपसे हुई हैं, आपके डिपार्टमेंट ने गलतियां की हैं, लोगों ने रिश्वत खाई है, आपके ऑफिसर ने रिश्वत खाई है, तभी ये लोग यहां आकर बैठे हैं। आप चेक करो किसका वो मकान इकलौता है जो इसका छत है, उसको मत छीनना, उसको रेगुलाइज करो। और जो लोग बड़े बड़े हब्स में बैठे हैं, शेख शकील साहब की वो वीडियो देख लेना, आपको उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आपके हाथ कांपेंगे उनके गिरेबान पे जाने के लिए, क्योंकि जब वो गिरेबान पर आप हाथ डालोगे और कॉलर को खींचोगे तो चेहरे वही सामने आएंगे, शायद जिन्होंने चुनाव जिताने में आपकी मदद की हो। इसलिए आपके हाथ उन तक जाने के लिए कांपते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।